अभी हम लोग देख रहे हैं एक टर्म एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो केमिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पे हमें सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेज़र करना पड़ता है। अब सब्सटेंस की क्वांटिटी मास के टर्म में भी मेज़र होती है। ठीक है, सब्सटेंस जिसमें एटम और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं या आयन्स इन्वॉल्व है, हमें उनके मास को देखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टर्म यूज किया जाता है। अब इसमें पहला टर्म हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक मास। अगर हम डेफिनेशन से चले तो ये एटॉमिक मास क्या दे रहा है, तो एवरेज मास है। ठीक है, ऑफ वन एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक, रिलेटिव टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। पहली तो बात आ रही है कि ये एक एटम का, वन एटम का, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के वन एटम का एवरेज मास है। ठीक है, एवरेज मास क्यों लिया गया है इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ये ऑलवेज रिलेटिव है। किसके रिलेटिव है, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ठीक, अब यहां पे अगर हम बात करें कि 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम को हम कहते क्या है। ठीक है, तो इसको एक नाम दिया गया है 1/12, यानी कि C12 के एक एटम के मास को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो इससे जो मास आता है इसको हम 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास कहते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1U, वेयर U इज, U क्या है, तो U है यूनिफाइड मास। ठीक है, और AMU क्या कहला रहा है, तो ये एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, अभी के समय में जो कंटेम्प्ररी, जो ज़्यादा चलन में है, जो ज़्यादा चल रहा है वो है यूनिफाइड मास, यानी कि बहुत बार हम लोग एटॉमिक मास को U से दिखाएंगे। ठीक है, साथ साथ कहीं कहीं हम उसको AMU भी लिखेंगे। ठीक है, तो पहली बात दिमाग में जानी चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर एटम का मास दे रहा है। ठीक है, जो हमेशा रिलेटिव है C12 के 12 पार्ट से। ठीक, अब हम आते हैं इसमें कि कैसे हम किसी एटम के मास को रेफर करें। अब सीधी सी आ गई, तो अगर तुम्हें ये बोला जाए कि किसी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का मास निकालो, तो वो देख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमें ध्यान देना है उसका मास नंबर, या किसी का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास दिया है तो उसका मीनिंग क्या है ये हम समझ सकते हैं। अब एवरेज टर्म क्यों लिया गया है, यहां पे अगर हम बात करें कि एवरेज मास ऑफ एटम की बात क्यों कही गई है, तो जैसा हम लोग थोड़ी देर पहले देखा था कि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, तो आइसोटोप्स वैसे एटम्स जो एटॉमिक नंबर के टर्म में सेम है, यानी कि वैसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर इक्वल है बट मास नंबर उनका डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम आइसोटोप्स की बात करें, आइसोटोप्स को यहां लिखें, तो आइसोटोप्स एटम्स हैविंग इक्वल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने यूज किया था 1H1, 1D1, 1D2, 1T3, यानी कि ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1, ट्राइटियम एटॉमिक नंबर 1। इन तीनों का डिफरेंट क्या है, तो मास नंबर है। ठीक है, और मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर इक्वल है, यानी कि ये तीनों एटम डिफर कर रहे हैं केवल न्यूट्रॉन्स के नंबर से। हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है,
ड्यूटेरियम एटम में 1 न्यूट्रॉन मिल रहा है, ट्राइटियम एटम में 2 न्यूट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, तो मास नंबर अलग अलग होने से क्लियर है कि इन तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग हो जाएगा, तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट होता जाएगा। यानी कि एक ही एलिमेंट्स का एटॉमिक मास अलग अलग हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो अब हमारे सामने एक डिफिकल्टी आएगी कि हमें किस आइसोटोप्स को लेना है और किस आइसोटोप्स को नहीं लेना। ठीक है, तो ऐसा जरूरी है कि हम सभी आइसोटोप्स को कंसिडर करें, क्योंकि आइसोटोप्स नेचुरली अकरिंग होते हैं। हम किसी एक आइसोटोप्स को ले सकते हैं और दूसरे आइसोटोप्स को छोड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, तो सभी के एटॉमिक मास का एवरेज लेना होगा। ठीक है, अब यहां पे दो तरह की बात आती है। कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं, 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों का परसेंटेज रिलेटिवली, अगर हम दोनों के परसेंटेज की बात करें तो एक के रिलेटिवली दूसरे का परसेंटेज बहुत ही कम है। जैसे मान लेते हैं कि एक 99% है तो दूसरा 1% है, तो हम कह सकते हैं ना कि एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर आइसोटोप्स ही ज्यादा एबंडेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब दोनों के बीच में जो एबंडेंस है, जो उपलब्धता है, वो एक की तुलना में दूसरे का बहुत कम है, तो जो ज्यादा है उसी के एटॉमिक मास को हम कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, दोनों के परसेंटेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, जैसे कि अगर 40% है एक, दूसरा 60% है, तो हमें दोनों को लेना होगा और दोनों के एवरेज को देखना होगा। इवन अगर 80-20 है या 90-10 है तो भी हमें दोनों को देखना होगा। ठीक है, तो इस केस में हमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत कहां पड़ेगी, कहां वो अपीयर होगा, कि जब एलिमेंट्स के आइसोटोप्स सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। कब हम मास नंबर को ही एटॉमिक मास के टर्म में दिखा सकते हैं, कि जब पर्टिकुलर एलिमेंट का एक आइसोटोप्स के रिलेटिवली दूसरा आइसोटोप्स नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये ले रहे हैं कि क्लोरीन हैज 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन, सिंबल Cl। इसके 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ले रहे हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। करेक्ट। अगर हम एक केवल इसी एलिमेंट को काउंट करें, हम दूसरे आइसोटोप्स को ना लें, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, क्लियर है, सीधा बोल सकते हो 35 ही हो। अगर हम इसी एटम की बात करें, ठीक है, मान लें कि ये क्लोरीन नहीं है या बहुत ही कम है, तो इस पर्टिकुलर एटम की वजह से इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 37 ही हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम यहां ऐसा देखते हैं कि ये क्लोरीन का एबंडेंस 75% है, तो ये 25% है। यानी कि देयर रिलेटिव एबंडेंस एबंडेंस उपलब्धता की बात होती है यहां पे, इज 75% and 25% respectively by number। इसका क्या मीनिंग है, तो इसका ये मीनिंग आ रहा है कि जब आप 100 एटम्स को लोगे, किसके 100 एटम्स को, क्लोरीन के 100 एटम्स को, ठीक है, तो 100 एटम का 75% Cl35 होगा, ठीक है, और 25% Cl37 होगा। यानी कि क्लोरीन के 100 एटम के सैंपल में इसका कितना एटम मिल जाएगा, तो 75 एटम्स मिल जाएगा, और इसका कितना एटम्स मिल जाएगा, 37 एटम्स, 25 एटम्स मिल जाएगा। Cl35 का एटम्स आउट ऑफ 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन सैंपल कितना मिलेगा, 75, और क्लोरीन 37 का एटम्स कितना मिलेगा, तो 25।
तो हम ये देख सकते हैं कि हम किसी दोनों में से किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो दोनों का क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा। हम कैसे लेंगे एवरेज को, तो हम यहां लिख दें एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज लेने के लिए हमें टोटल मास लेना होगा और उसको डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ एटम से। तो हमने मान लिया कि सैंपल में 100 एटम्स है, तो 100 एटम का मास क्या होगा, तो 100 एटम में इसका कितना नंबर है, तो 75। इसके एक एटम का मास क्या है, तो 35U, तो 75 एटम्स का मास कितना होगा, 75 इंटू 35U। ठीक है, और अब प्लस करें नेक्स्ट दूसरे एटम के लिए, दूसरे आइसोटोपिक एटम के लिए, तो Cl37 है, इसके सिंगल एटम का मास 37U और इसका परसेंटेज कितना है 25, तो इसके 25 एटम्स का मास कितना होगा, तो 25 इंटू 37U। अब ये बताओ कि ये टोटल कितना नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये 75 प्लस 25 100 एटम्स में हमने लिया है। तो एवरेज काउंट करने के लिए इस मास को हमें टोटल नंबर से डिवाइड करना होगा। तो अब ये एवरेज मास आ गया 1 एटम का, जो अब आ जाएगा 35.5 यूनिट यू रह गया, यानी कि 35.5 यू आ गया। अब ये देखो ये डेसिमल में आ गया, है ना। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि मास नंबर तो कभी डेसिमल में हो नहीं सकता था, इसलिए जब तक हम एवरेज मास का कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे थे तब तक एटॉमिक मास किसके मल्टीपल में आ रहा था। ठीक है, तो हम हमेशा वहां पे होल नंबर देख रहे थे, बट यहां पे एवरेज लेने की वजह से ये किस टर्म में आ गया, डेसिमल में आ गया। इसलिए बहुत बार आपको एटॉमिक मास डेसिमल फॉर्म में दिखेगा, और ये ऐसा इसलिए दिखेगा कि वो एवरेज लिया गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो अगर हम बात करें कि एवरेज मास ऑफ एक पर्टिकुलर एटम को निकालें तो हमें क्या लिखना होगा, तो सम लिख देना होगा, सम ऑफ परसेंटेज, सम ऑफ मास ऑफ एटम्स ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स देना होगा। ठीक है, अगर हम इसको निकालें तो कैसे निकालेंगे, यहां पे लिखना होगा हमें आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास को मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटेज अबंडेंस से। ठीक है, और जब परसेंटेज अबंडेंस हो गया, आइसोटोपिक मास इंटू परसेंटेज अबंडेंस प्लस दूसरे का आइसोटोपिक मास इंटू परसेंटेज अबंडेंस, यानी कि इनको ऐड करना होगा। और जब हम परसेंटेज लिए हैं तो इसको अब डिवाइड करना होगा इसको 100 से। तो अब ये आ गया, इसको हम लोग नाम दे देंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती है कि एक आइसोटोप्स और दूसरा आइसोटोप्स कंपेरेबल अमाउंट में है। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि एक आइसोटोप्स के रिलेटिवली दूसरा आइसोटोप नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मास नंबर को ही ज्यादातर केस में एटॉमिक मास से दिखा दिया जाता है या रिलेटिव एटॉमिक मास से दिखा दिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि हमने क्लोरीन की बात की, तो इसका एटॉमिक मास 35.5 यू आ रहा है, क्योंकि इसके दोनों आइसोटोप्स कंपेरेबल क्वांटिटी में हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने बात कर लिया एवरेज की, और एवरेज क्यों है ये बात समझ में आ गई। ठीक है, एक हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। हम लोग इसको सिंपल तरीके से पहले रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम एक हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो कोई भी एटम जब लिखें, कोई भी एलिमेंट को हम लिखें तो उसको एक सिंबल में देखना होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब सिंबल लिखने के साथ इसके पैरामीटर्स हैं, और इसके दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से शो करेंगे, और दूसरा पैरामीटर मास नंबर, जिसको A से शो करेंगे। ठीक है, Z क्या है, तो Z है एटॉमिक नंबर,
ठीक है, ये क्या बताता है? तो इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इसके एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के पार्टिकल है, बहुत बार हम इसको न्यूक्लियर पार्टिकल्स भी बोलेंगे या न्यूक्लियॉन्स भी बोलेंगे। ए क्या है? तो ए है मास नंबर। ठीक है, अब मास नंबर का मीनिंग यहां पे है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अभी हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स की न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन के एक पर्टिकुलर आइसोटोप्स को लें तो इस आइसोटोप का पैरामीटर है 1 आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? तो आइसोटोप्स वैसे एटम्स होंगे, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर इक्वल होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम पर्टिकुलर आइसोटोप्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर इक्वल बट मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एटम्स की बात करें तो उसके एटम्स अलग अलग हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास नंबर, लेकिन वो हमेशा सेम रहेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन यहां ले रहे हैं, करेक्ट, और एक दूसरा ले रहे हैं एटम जिसको हम ड्यूटेरियम बोले, जो ये है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों एटम की बात करें, तो ये दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हैं। क्यों है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर हमने सेम लिखा है, करेक्ट, लेकिन मास नंबर अलग अलग है, मतलब ये आइसोटोप्स हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आइसोटोप्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के होते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर इक्वल होना होगा, मास नंबर अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब इधर आ जाते हैं। तो इस हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन है? 1। और कितने न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन के लिए जरा ध्यान देना है कि मास नंबर 1 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों का जो सम है वो कितना है? 1 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 ही है, ठीक है, मास नंबर भी 1 है, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है। यानी कि अगर हम लिखें यहां पे कि इन हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो वो है 0। ठीक है, अब हम किसी एक एटम की बात करें तो एटम हमेशा न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होने के लिए ये कंडीशंस नेसेसरी है कि उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हो। तो इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल है, और वो कितना है? तो 1 है। ठीक है, अब जब हम किसी एटम के मास को कंसिडर करें यहां पे, तो हमें मास इसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स को देखकर लेना होगा, और इसमें पार्टिकल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में, कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की जब भी हम बात करेंगे, यानी कि अगर हम लें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमें इस मास को देखना होगा इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन रहता तो हमें न्यूट्रॉन भी लेना होता।
ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, कि अगर हम हीलियम एटम लें तो हीलियम एटम के पैरामीटर्स हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। ठीक है, ये हीलियम एटम है। अब जरा ये देखकर बताओगे कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 है। मास नंबर 4 है, तो प्रोटॉन्स 2 है तो न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 + 2 मिलकर 4 हो गया। ठीक है, तो जब हम यहां पे अगर हम हीलियम एटम के मास की बात करें तो हीलियम एटम के मास को हम ऐसे शो कर सकते हैं कि यहां पे मास ऑफ या 2 × मास ऑफ प्रोटॉन ले, ठीक है, प्लस 2 × मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दें। ठीक है, यहां पे ध्यान देना है कि अगर एटम की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो मास नेग्लिजिबल है। ठीक है, यानी कि जब भी हमें एटम के मास को लेना होता है तो हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को देखना है। ठीक, अब यहां पे देखोगे कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम है। ये प्रोटॉन का मास है। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट इतना ही है, यानी कि हम यहां पे ये देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, हालांकि ये नियरली इक्वल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल है। ठीक है, तो क्लियर है ना कि यहां पे जितना प्रोटॉन का मास होगा उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होगा। तो इसलिए हम लोग इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास की जगह पे एक टर्म यहां पे ले रहे हैं जिसको क्या नाम दे रहे थे? यूनिफाइड मास। ठीक है, और AMU, यानी कि इसको U दे रहे थे और क्या दे रहे थे? AMU। ठीक है, इसका वैल्यू जो ले रहे थे ये 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम है। अब जरा गौर से देखो तो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके? U से। ठीक है, तो याद रखने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना प्रोटॉन का मास है वही मास किसका लिया गया है? यूनिफाइड मास का। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हो कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, जो नियरली इक्वल है किसके? U से। ठीक है, तो हम यहां पे U के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ U, यानी कि यहां पे ऐसा देखें तो 2, ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। ठीक है, तो अगर हम मास के टर्म में लिखे तो 2 × 1.67 × 10⁻⁻24 प्लस 2 × 10⁻⁻24, यूनिट क्या है? ग्राम। इस 2 × सॉरी 1 यहां पे ऐसा लिखना था 1.67 × 10⁻⁻24। अब देख रहे हो कि चूंकि ये फिगर लंबा है, लिखने में कहीं ना कहीं कुछ चीज छूट जाएगा, इसलिए जो ये कॉमन टर्म आ रहा है, जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है 1.67 × 10⁻⁻24। ठीक है, और ये आ गया 2 + 2, करेक्ट। यूनिट क्या हो गया? ग्राम। अब ये यहां पे ले लें कि ये वैल्यू हो गया 4 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और अब हम इसे, इस टर्म को, जो नियरली किसके इक्वल है? तो यूनिफाइड मास के, इसलिए बहुत बार हम इसे U बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फिगर बड़ा है और ये हमेशा अपीयर होगा, ये मास कांस्टेंट है, हमेशा अपीयर होगा, तो इस कांस्टेंट को बार बार लिखने से बचने के लिए हम उसको क्या नाम दे दिएगे? U दे दिएगे। तो याद रखने के लिए यहां पे हमेशा ख्याल रखना है कि जितना न्यूक्लियॉन्स होगा, ठीक है, यानी कि जितना मास नंबर होगा, उस मास नंबर के साथ अगर हम एक U लगा दें, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर एटम का क्या देने लगेगा? मास देने लगेगा।
ठीक, तो इस तरह से ये एक सेंस यहाँ पे डेवलप होता है। यहाँ पे अगर हम इसी तरह से बात करें तो प्रोटॉन का मास यहाँ पे केवल लेना है। इस हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन्स है? 1। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1। और प्रोटॉन के मास की जगह पे हम सीधा क्या लिख दें? U लिख दें। ठीक है, तो हमें इतना लंबा काम से बच जाना है। ठीक है, पहले क्या डिसाइड करना है? एटम्स और उसका मास नंबर। और अब एटॉमिक मास जब हम लिखते हैं तो उसके साथ हमें क्या लगा देना है? U लगा देना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का अगर हम मास लें, जो एवरेज मास यहां पे बोला जाएगा वो कितना होगा? 1U। हीलियम के 1 एटम का मास लें तो वो कितना होगा? 4U। अब दोनों को कंपेयर करें कि अगर हम हाइड्रोजन एटम से हीलियम एटम के मास को रेफर करें, हाइड्रोजन एटम से हीलियम के एटम के मास को कंपेयर करें, तो जहां ये 1U है वहां ये 4U है, तो हाइड्रोजन एटम से हीलियम एटम का मास 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो इसमें हम बहुत ज्यादा उलझते नहीं है, हम यहां पे सीधा देखते हैं कि एक सिंगल एटम का मास हम कैसे लिखें, कैसे हम उसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करें। ठीक है, अब चलो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ और बात करें। अगर हम इसी तरह से लिख दें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, और कार्बन 12 ले रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना था? एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है? तो ये एवरेज मास ऑफ 1 एटम है। ठीक है, और उसके मास को डिसाइड करने के लिए हमें इसका मास नंबर लेना है 12। ठीक, और इसके साथ एक यूनिट दे देना है U। ठीक है, वेयर U इज यूनिफाइड मास। U का वैल्यू हम कितना ले रहे थे? तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, यानी कि एक्चुअल यहां पे अगर हम लाएं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है, तो ये 12 है, U की जगह पे वैल्यू प्लेस्ड कर दें 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब यही से देखो कि यूनिफाइड मास का डेफिनेशन यहां से आ जाएगा कि अगर हम 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम ले लें, ठीक है, तो यहां से एक बात देख लो, 1/12 और C12 एटम का मास कितना हम लिख सकते हैं? 12U। तो यहां पे ये डेफिनेशन आ गया 1U का। ठीक है, तो अब यहां पे 1U का अब डेफिनेशन मिल रहा है कि ये C12 आइसोटोप के मास का 1/12 पार्ट है, और इसी से हम किसी एटम के मास को रिलेट कर रहे हैं, यानी कार्बन एटम के मास के 12 पार्ट को एज अ रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, तो अब ये काम इजी लग रहा है कि हम किसी एटम के, एक पर्टिकुलर एटम के मास को कैसे रिलेट करें। चलो कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ले लें। ठीक है, न्यूक्लियर पैरामीटर 1123, मास नंबर देखोगे कितना है? 23, और एटॉमिक मास के लिए यहां पे टर्म लगा दें U, यानी कि सोडियम के एक एटम का एवरेज मास कितना होगा? तो 23U। क्लियर है? इजी है ये चीज। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं यहां पे, तो एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास लेना है तो हम यहां लिख दें एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ठीक डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C12। ठीक है, अगर हम इस तरह से लिख दें तो ये टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास दे रहा है, यानी कि हमें एटॉमिक मास को रिलेट करना है किससे? C12 के मास के 1/12 पार्ट से। ठीक है, तो चलो अब यहां पे अगर हम देखें कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम
ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास था 23U और 1/12 इंटू 12U, ये सीधे तौर पे 23 आ गया। क्योंकि अब ये रिलेटिव मास आ गया, इसलिए अब हम यहाँ पे कोई यूनिट नहीं देंगे क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम रिलेट करें तो सोडियम के एक एटम का मास C12 के एक एटम के 12 पार्ट से 23 टाइम्स ज़्यादा है। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना टर्म। हम यहाँ पे किसी भी एटम के मास को बता रहे हैं कि ये C12 एटम के मास के 12 पार्ट से कितना टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन के रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम C12 एटम के 12 पार्ट के इक्वल है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल मास। डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही है, ये हम देखेंगे कि एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, रिलेटिव टू, किसके रिलेटिव हम लेंगे तो अभी भी 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, अब एटॉमिक मास के लिए वन एटम के मास को देखना था, मॉलिक्यूलर मास के लिए वन मॉलिक्यूल के मास को देखना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पे ये सीधे तौर पे आ जाएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास दे देगा। ये कैलकुलेशन इजी है, जैसे एग्जांपल ले लें, मॉलिक्यूलर मास, सबसे छोटा मॉलिक्यूल लेते हैं H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने लिया था 1, तो H2 डाई हाइड्रोजन कहलाता है, 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, ये डाई हाइड्रोजन हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 2 एटम्स की वजह से 2 हो गया और यूनिट U, यूनिफाइड मास। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि डाई हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो या तो तुम 2U लिखो या 2 इंटू U का वैल्यू पुट करो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, ये काम आसान है। तो ये तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह से हम कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल को दिखा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अगर हम एक कंपाउंड ले ले H2O, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 के लिए 2 हो गया, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पे 16 कर दिए, यूनिट U 16 + 2 18 U। ठीक है, और अब तुम्हें अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देना हो तो रिलेटिव लेने का मतलब अब हम इस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, तो H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18, और H2 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काउंटिंग सिंपल है और इसको हमें हर एक जगह यूज करना है। ठीक है, साथ साथ यहां पे एक हमेशा ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, इसका रिलेटिव वैल्यू नॉर्मली दिया रहता है, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ साथ तुम इतना बार इस तरह के प्रॉपर्टी को यूज करोगे कि तुम्हें याद हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेना है कि हमें सभी का एटॉमिक मास याद रखना है, हमें सभी का एटॉमिक मास याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्वेश्चंस में दिया रहता है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इन दोनों की बात को कर लिया है। ठीक, इसके साथ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कुछ टर्म और को, जैसे एक हम लोग नाम लिखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास को, फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, ये क्या है, तो एवरेज मास
of one formula unit of an ionic compound take relative to 1/12 of mass of C12 atom। अब एक नया टर्म आ गया, फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास हम अब किसे बोल रहे हैं? सबसे पहले तो फॉर्मूला यूनिट किसे बोल रहे हैं? तो हमें अब कौन सा कंपाउंड देखना है? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब तुम थोड़ा सा परेशान हो गए यहां पे थोड़े समय के लिए कि ये कैसे पहचाने कि ये आयनिक है। साथ साथ क्या कंपाउंड आयनिक के अलावा भी दूसरे तरह के होते हैं? तो होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CO। तो ये कंपाउंड आयोनिक नहीं है। ठीक है, 9th-10th में पढ़े होगे ना कि एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। याद रखने के लिए अभी के लिए, हालांकि ये डेफिनेशन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के एटम्स दिख रहे हैं तो मेटल और नॉन मेटेलिक एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बनता है वो आमतौर पे आयनिक आप कह सकते हो। जबकि नॉन मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स के एटम के मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है उसको आप एक दूसरा नाम देते हो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं C और O दोनों नॉन मेटेलिक एटम है, बट Na और Cl में Na मेटालिक होता है और Cl नॉन मेटालिक होता है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि इस मायने में ये आयोनिक है और ये मॉलिक्यूलर है। इसका दूसरा तरीका है कि इसके नाम को हम देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, जब भी आयनिक कंपाउंड का अगर नाम लिया जाता है, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को देखकर जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसका नंबर नहीं लिखा जाता है। लाइक यहां पे एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, तो यहां पे हम सीधा इसको लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर हम CO को देखें तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो दोनों के नाम पे थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। यहां पे कार्बन एक है तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन एक है मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, यहां भी क्लोरीन एक ही था लेकिन यहां पे मोनोक्लोराइड यूज नहीं किया गया है। यानी कि एटम का नंबर जिसको हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बोलते हैं वो इसमें यूज नहीं किया गया है। तो हम बहुत बार नाम देखकर पहचान सकते हैं, जैसे MgCl2 लिखते हैं तो MgCl2 का नाम मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। और अगर हम CO2 लिखते हैं तो इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे ऑक्सीजन 2 है और इसका नंबर यहां पे दिया हुआ है डाई। तो जब हम न्यूमेरिकल टर्म लिखते हैं, एटम्स के नंबर को दिखा रहे हैं उसके नाम में, ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड मॉलिक्यूलर होगा। और जब हमें एलिमेंट के एटम के नंबर से कोई मतलब नहीं है, उसका नंबर उसके नाम में रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो वो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है। और साथ साथ ये हमेशा देखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जब हम आयोनिक कंपाउंड के मास को देखें, ठीक है, आयनिक कंपाउंड को इस टर्म में रिप्रेजेंट करें या इस टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये एक फॉर्मूला यूनिट कहलाता है और इसका मास फॉर्मूला यूनिट मास है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम है, बस टर्मिनोलॉजी है उसका ध्यान रखना है। यानी कि हम एक एग्जांपल लें कि फॉर्मूला यूनिट मास
ऑफ NaCl। तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास हम कितना बोल सकते हैं? तो 23 प्लस 35.5 क्लोरीन के लिए जो एवरेज था, और यूनिट U ये आ गया 58.5 U। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल ईजी है। फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं आयोनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास की बात की है। ठीक है, जो रिलेटिव है मास ऑफ C12 एटम के 12 पार्ट के। ठीक है, वेलकम टू मैक्सिमा कॉन्सेप्ट्स। मैक्सिमा कॉन्सेप्ट्स ने ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस का एक कॉम्बिनेशन के साथ फुल सिलेबस का वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, जो कि इंटीग्रेटेड है हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से के साथ में। इसके अंदर आपको क्लास 11, 12 और पास आउट, ये तीनों क्लास के लिए हम लोग का कोर्स है, जिसके अंदर CBSE बोर्ड का पूरा कवरेज है, IIT JEE मेंस एंड एडवांस का कवरेज है, नीट और एम्स के एग्जामिनेशंस का कवरेज है। हर चैप्टर के लिए आपको इसमें स्टडी नोट्स पहले मिलेगा, इसके बाद आपका वो क्लासेस होगा, इसके बाद इसके अंदर जो है डाउट क्लासेस और टेस्ट एनालिसिस सेशन होगा जो टेस्ट होगा। ये पूरा कोर्स पर सब्जेक्ट 400 आवर्स का है, 11, 12 एंड IIT JEE का मिला करके। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, जिसको कि सब्सक्राइब करने के बाद आपका जो नीड है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, यदि आप इसको कंप्लीटली फॉलो करते हैं इसके शेड्यूल के साथ में।